तो आप लोगों ने कल बोला था टॉटोमेरिज्म के कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराने के लिए। तो मैं टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। आप नोट करो एक क्वेश्चन। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोमराइज्ड which of the following is tautomerized in dyad system? Which of the following is tautomerized in dyad system? Which of the following is tautomerized in dyad system? फर्स्ट ऑप्शन है CH3 CO CH3। सेकेंड ऑप्शन है CH3 CH2 NO2। थर्ड ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेनोन। और फोर्थ ऑप्शन है HCl। सर डी। डी होना चाहिए। सही है। मैंने बताया था साइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड जो है ये 1-2 टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रो कंपाउंड है ये 1-2 में नहीं पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज नाइट्रोजन से यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं है। HNO2 होता तो वो 1-2 टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता। दूसरा क्वेश्चन लिखो। Arrange the following. Arrange the following in decreasing order of enol content. Arrange the following in decreasing order of enol content. Arrange the following in decreasing order of enol content. इनॉल कंटेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बताओ क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिनॉल कंटेंट, क्या होगा? आ रहेगा सबसे पहले। क्या होगा? सबसे पहले तो सर आ रहा है। चलो आ रहेगा फिर। आर के बाद फिर क्यों?
अरे भाई, यहाँ पे 3 तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है 3 के अंदर, और एक सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है, तो नेचुरल सी बात है जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड है उनका इनोलाइजेशन ज्यादा होगा। अब उसमें आपको देखना होगा, तो यहाँ पे आपने इसलिए ज्यादा बोला क्योंकि यहाँ इधर एरोमेटिक ये बेंजीन रिंग है और इधर ये, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें ज्यादा होगा, इसलिए आर सबसे ऊपर रखा। उसके बाद फिर एस होना चाहिए, दोनों साइड में कीटोन है। अगर आप क्यू को देखो, एक साइड में कीटोन और एक साइड में एसिड डेरिवेटिव है, तो एसिड डेरिवेटिव को होने से इनोलाइजेशन कम हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, आर एस क्यू एंड पी, आर एस क्यू पी, ये होना चाहिए ऑर्डर। आर का सबसे ज्यादा और पी का सबसे कम। क्लियर है? यस यस सर। नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ऑर्डर होना चाहिए। सारी चीजें नोट्स में लिखवाई गई हैं सिस्टमेटिकली। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट of the following compound in liquid phase. Decreasing order of phenol content of the following compound in liquid phase. Decreasing order of phenol content of the following compound in liquid phase. बताओ। एस आर क्यू पी। एस का सबसे ज्यादा? यस सर। गलत है। बेसिकली जब ये टॉटोमराइज होगा ना, तो ये टॉटोमराइज होकर के इस इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला इनॉल जो है ना, अब आगे आप पढ़ोगे, जैसे एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है वैसे ही उसका एक अपोजिट कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है ये एंटी एरोमेटिक है। अब कैसे आप पता करोगे एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? अभी मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। अगर किसी रिंग के अंदर, ठीक है, आपको ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, कितने पाई बॉन्ड? ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, और पूरी रिंग कंजुगेटेड है। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और पूरी रिंग कंजुगेटेड है, तो वो एरोमेटिक होती है। बट अगर किसी रिंग के अंदर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और पूरी रिंग कंजुगेटेड है, तो वो एंटी एरोमेटिक होती है। आई बात समझ में? यस सर। अगर रिंग के अंदर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और पूरी रिंग कंजुगेटेड है, तो वो क्या है? एंटी एरोमेटिक। और अगर रिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और पूरी रिंग कंजुगेटेड है, तो एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल कंपाउंड होते हैं।
aromatic compounds are highly stable whereas anti aromatic compound are highly unstable. उल्टा होता है exactly. Anti aromatic compounds are highly unstable compound, aromatic compound are highly stable compound. तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो इसका इनॉल जो है एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक इनॉल होने की वजह से इसका ये वाला जो कीटो है वो इनॉल में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहता, तो सबसे कम इनोलाइजेशन एस का होगा। तो फिर ऑर्डर क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग है ना, तो आर क्यू टी देन एस, ये होना चाहिए। हुआ क्लियर बेटा? Yes. Yes, sir. लिखो which are the following compound has aromatic character, which are the following compound has aromatic character in its enol form? Which are the following compound has aromatic character in its enol form? यहाँ पे नाइट्रोजन है बेटा, किसके इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर है? C में। सी में। वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे देखो सी का जो इनॉल होगा, इसमें देखो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन भी माइग्रेट करेगा और इधर में जो हाइड्रोजन है ये भी माइग्रेट करेगा, तो इससे जो है देख रहे हो इसके अंदर नैप्थलीन रिंग दिख रही है, Yes. ठीक है, तो ये एरोमेटिक। इसका जो इनॉल होगा वो क्या होगा? Anti aromatic. एंटी एरोमेटिक होगा। ये तो टॉटोमराइज ही नहीं होगा, Yes. ठीक है। और अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो ये जब टॉटोमराइज होगा तो टॉटोमराइज होकर के मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बता देता हूं आपको। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर OH आ गया, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो कार्बन है बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे sp3 है, तो ये कंजुगेटेड नहीं है थ्रू आउट। पूरी रिंग कंजुगेटेड होनी चाहिए ना, अभी बताया था। Yes. तो यहाँ पे इसके आने की वजह से ये कंजुगेटेड नहीं है,
तो इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये टॉटोमराइज ही नहीं होगा, और यही टॉटोमराइज, ये टॉटोमराइज होगा और इनॉल इसका एरोमेटिक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो which one of the following is correct, which one of the following is correct, which one of the following is correct? CH3CHO, इसको D पॉजिटिव और D2O के साथ फॉर लॉन्ग टाइम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है दूसरा ऑप्शन CH3CO CH3। ठीक है, D पॉजिटिव और D2O के साथ लॉन्ग टाइम तक ट्रीट कर रहे हैं। CH3 यहाँ पे लिखा हुआ CH3। लॉन्ग टाइम, डी ऑप्शन बताओ क्या सही है। सी सी सही है। ए में क्या प्रॉब्लम है? सर हम सिर्फ उन्हीं हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं जो प्रोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें एक मतलब राइट साइड में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस नहीं होना चाहिए था। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकता और इसको रिप्लेस किया गया, इसलिए ये नहीं होगा।
इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें सर दोनों साइड जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो सकते थे, लेकिन एक ही साइड पर। रिप्लेस होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो ठीक है, Yes. क्योंकि देखो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होना चाहिए, और वो हुआ है। वैसे इसमें एक गड़बड़ है, जो है वो है यहाँ पे कीटो दिखाना चाहिए था, यस सर, यस सर, मैं यही पूछ रहा था। नहीं दिखाया है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब में इनॉल ही दिखा रहे हैं, तो ये सही है। और ये तो खैर टॉटमराइज ही नहीं हो सकता, टोटमराइज नहीं होगा। इसलिए सही आंसर क्या होना चाहिए? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. देखो, which of the following compound will show tautomerism? Which of the following compound will show tautomerism? Which of the following compound will show tautomerism? कौन टॉटमराइज होगा? सर BCD तो हो नहीं रहे, तो ए ही होना चाहिए। BCD, हो नहीं रहे तो ए होना चाहिए। क्योंकि वो नहीं हो रहा है इसलिए ये होना चाहिए। हाँ? सर ए में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। डी में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे, ये सैचुरेटेड कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये टॉटमराइज होगा नहीं। इसमें भी देखो, इधर ब्रिजेड कार्बन पे हाइड्रोजन है, वो तो होता नहीं है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, और ये तो हो ही नहीं सकता, साइनाइड है। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये टॉटमराइज होगा, कैसे होगा?
ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। आया समझ में? स्टडी मतलब इनोल फॉर्म है एक तरह। हाँ, ये यहाँ देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड NOH, तो ये इनॉल हो गया। एवरी इनॉल फॉर्म मस्ट हैव अ कीटो फॉर्म। यस सर, यस सर। लिखो करेक्ट ऑर्डर फॉर इनॉलिक कंटेंट, करेक्ट ऑर्डर फॉर इनॉलिक कंटेंट, करेक्ट ऑर्डर फॉर इनॉलिक कंटेंट फॉर अ कंपाउंड, करेक्ट ऑर्डर फॉर इनॉलिक कंटेंट फॉर अ कंपाउंड। ये कंपाउंड गिवन है। ये तीन कंपाउंड हैं मतलब इस कंपाउंड का ये कीटो फॉर्म है, इसके ये तीन इनॉल फॉर्म है, इनका इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर बताओ।
हाँ भाई, कुछ आइडिया है? कंसेप्ट तो थोड़ा शायद समझ आ गई कि क्या लगेगा, लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहा। क्या कंसेप्ट समझा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कंपाउंड किस कैटेगरी का कंपाउंड है? ये जो कीटो फॉर्म है, ये कौन से टाइप के केस में आएगा? इसका इनॉल एरोमेटिक है, या ये एक सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है, या ये साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन है, या ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है? क्या है ये? अरे यही तो 3-4 केसेस बताए थे। सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है, या इसका इनॉल एरोमेटिक है, या एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, या एक अल्फा डाइकीटोन है। इसमें से इसको कौन सी कैटेगरी में रखोगे, बोलो? सिंपल वाला। हाँ, सिंपल कार्बोनिल। अरे बाकी लोग जो है क्लास में क्यों बैठे हो भाई? साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन। साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन है ये कीटोन है, ठीक है। ये इसका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, या उसके आगे वाले कार्बन पे है कार्बोनिल ग्रुप? हाँ भाई, गर्व बताओ। आगे वाले पे है। आगे वाले पे है, तो ये अल्फा डाइकीटोन होगा, या अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, या बीटा है? सर बीटा। बीटा है। तो बीटा के लिए तो कुछ होता नहीं है, अल्फा के लिए ही बात करते हैं ना। तो सर साइक्लिक अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड तो ये होगा नहीं, वो तो तुमने गलत आइडेंटिफाई किया है। सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है नहीं ये। सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड जब मतलब जहां पे एक एल्डिहाइड हो, एक कीटोन हो, इस तरीके की सिचुएशन। मैंने आपको बताया था एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड वाला केस, ये यहां पे नहीं दिख रहा है। यस सर। ये ग्रुप देख रहे हो, ये वाला? इसके दोनों साइड में कार्बोनिल ग्रुप है। अरे समझ में आ नहीं? सर वो तो CH नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हो? वो सब CH नहीं है। अरे CH है, हमें तो मेनली यहाँ के हाइड्रोजन से मतलब है ना। यहाँ का हाइड्रोजन सबसे एसिडिक होना चाहिए, तो वो है। एक हाइड्रोजन हो या 2 हाइड्रोजन हो, क्या फर्क पड़ता है? कि सर मुझे लगा उसी की वजह से मैंने ये नहीं बताया। अगर एक भी हाइड्रोजन होगा, हमें तो यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन कंपाउंड का सबसे एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर यहाँ हाइड्रोजन ना होता तब हम इसको नहीं कंसिडर करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कंपाउंड है, ये एक्टिव मिथाइलिन नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ बीच वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है कि ये बीच वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए यहाँ पे। तो अब आप देखो, अब ये टॉटमराइज होगा। नेचुरल सी बात है कि यही हाइड्रोजन माइग्रेट करना चाहेगा सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वही माइग्रेट करना चाहेगा, चाहे वो इधर जाए या इधर जाए। 2 पॉसिबिलिटीज है। अब देखो, इसका मतलब कि ये जो थर्ड है, थर्ड में यहां वाला हाइड्रोजन तो माइग्रेट किया ही नहीं, इधर वाला माइग्रेट किया। तो इसलिए थर्ड जो है, इस थर्ड सबसे कम स्टेबल होगा, यानी कि इसका इनॉलिक कंटेंट लीस्ट होगा। थर्ड का तो सबसे कम होना चाहिए, इनॉलिक कंटेंट थर्ड का लीस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, समझ में आया सबको? यस सर।
थर्ड में देखो ना, यहाँ का हाइड्रोजन टॉटोमराइज हो रहा है, ये वाला थर्ड का लीस्ट हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो, मैंने आपको बताया था आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करने चाहिए अगर डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पे आप देखो, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है। इस पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे? 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जबकि इसमें आप देखो, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा ये है और अल्फा ये है। ये वाला अल्फा तो अनसैचुरेटेड है, ये अल्फा सैचुरेटेड है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है तो इसके 2 ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो फिर किसका इनोलाइजेशन ज्यादा होगा, सेकंड का या फर्स्ट का? सेकंड। सेकंड का, जिसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेकंड, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, उसको क्लासिफाई करो, उसको कैटेगराइज करो, कौन से टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है। और फिर उसके बाद आप फर्दर सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। टॉटोमेरिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है बेटा जिसमें आसानी से कंफर्टेबिलिटी नहीं आती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत वैरायटी चाहिए प्रॉब्लम्स की। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब जा करके दिमाग खुलेगा पूरी तरीके से। अब जैसे देखो, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज इन, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज इन। डी। डी, बहुत सही, वेरी गुड। बाकी किसी का रिस्पांस नहीं है अभी, बाकी लोगों को भी डी लगता है। अभी टेस्ट होगा तब समझ में आएगा तुम लोगों को, जो लापरवाही कर रहे हो ना, तब तुम्हारी खबर लेते हैं। इस बार टेस्ट होने दो। यहाँ पे आप देखो, ये एक सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी एक सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है। ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। इसमें दोनों साइड में बेंजीन रिंग होने की वजह से रेजोनेंस मैक्सिमम होगा, इसलिए इसका इनोलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। तो डी का इनोलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो डी, बी, ए, सी, ये होना चाहिए। ये ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन होगा, डी का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, क्योंकि ये दोनों एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन का इनोलाइजेशन ज्यादा होता है, डी, बी, ए, सी, ये होना चाहिए।
अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं नेम नहीं किसी स्टूडेंट का बोलूंगा। अब मैंने कल पूरी लिस्ट निकाली है जूम ऐप से। जो स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा है मुझे पता चल चुका है वो कौन है। मुझे मेरे पास इनफैक्ट इतना भी डिटेल है कि किस स्टूडेंट ने कितने टाइम तक लॉगिन किया है, और अगर मैं चाहूं तो इसके अगेंस्ट जो है एक्शन भी ले सकता हूं। मैं सिर्फ बिना नाम लिए आपको जो है सिर्फ समझा रहा हूं कि आगे से ऐसी हरकत मत करना। और आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो मैं पूरा लिस्ट शेयर कर दूंगा। और ये कंफर्म हो चुका है कि क्लास में ही प्रेजेंट स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस बैच में वो स्टूडेंट प्रेजेंट है। इसलिए आगे से ऐसी हरकत मत करना। पूरी क्लास जो है मैं मुझे पता चला है कि मैथमेटिक्स की क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहा है स्टूडेंट। सारी मस्ती निकल जाएगी बेटा अगर इस तरीके की हरकत करोगे तो। क्वेश्चन लिखो, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर in the enol content of following molecules is the correct decreasing order in the enol content of following molecules is the correct decreasing order in the enol content of following molecules is। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे कॉमन होते हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं। अच्छा, आप लोगों के दो टेस्ट होंगे बेटा। एक तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट देना है, ठीक है, और दूसरा टेस्ट आपका जो है ये आइसोमेरिज्म का होगा, जिसका सिलेबस मैं बता चुका हूं कहां तक आना है। सबको क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. और अभी सब चीजों, इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए ना, आप सभी को मैं ये बोलूंगा कि हर स्टूडेंट जो है पहले अपना जो जूम ऐप है आपके पास, उस जूम ऐप को आप अपने ईमेल आईडी से लिंक करो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ईमेल आईडी जो है वहां पे, वो ईमेल आईडी से उनका जूम ऐप लिंक नहीं है। आपको अपना जो जूम ऐप आप यूज कर रहे हो उसको अपना ईमेल आईडी से लिंक करो, और उसके बाद ही एंट्री होगी। मैं एक और ऑप्शन है उसमें जो है ऑथराइजेशन वाला ऑप्शन जो है वो करूंगा। जो गेस्ट जो है वो अनऑथराइज्ड होगा उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग वेरीफाई कर लेना, अपना जो है जो जूम ऐप है उसको आप अपने जीमेल आईडी से लिंक कर लो। Okay, sir. सर आईडी लिंक करके आपको भेजनी है। हाँ बेटा, सर आईडी लिंक करके आपको भेजनी है। ये भी कर सकते हो कि आप जो है अपना जो ईमेल आईडी, नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये 3-4 चीजें जो है आप उसको जो है आप लोग अपना इंडिविजुअली जो है उसको सेंड कर सकते हो। जितेंद्र सर को भेज दो।
सारे स्टूडेंट्स अपना नेम, जीमेल आईडी जिसको आप यूज करते हो, और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल जो है आप उसको सेंड कर दो जितेंद्र सर को, तो जितेंद्र सर भी जो है वो कर सकते हैं उसको। तो पूछा गया द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द इनॉल कंटेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो बताओ क्या होगा ऑर्डर। ये सब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है तीनों, है कि नहीं। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देना होगा, जैसे ये पहला वाला कंपाउंड अगर टॉटमराइज होगा तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा वाला कंपाउंड अगर टॉटमराइज होता है तो ऐसा डबल बॉन्ड आएगा, या दूसरे साइड में भी डबल बॉन्ड आ सकता है। और ऐसे तीसरा वाला कंपाउंड अगर टॉटमराइज होगा तो ये बनेगा। अब आप एक चीज देख सकते हो कि ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। यस सर। तो 120 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा हेक्सागन में। यस अगर हेक्सागन है तो बॉन्ड एंगल 120 होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे हेक्सागन है तो यहाँ तो 120 होगा, लेकिन अगर आप देखो तो बॉन्ड एंगल हमें इधर भी 120 और इधर भी 120 चाहिए। यस तो क्या ये वाला एंगल 120 होगा? नो सर। तो अगर 120 नहीं होगा तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। भाई जो नॉर्मल एंगल होना चाहिए उससे डिफरेंट एंगल होने पे स्ट्रेन आ जाता है, और वो स्ट्रेन इसको अनस्टेबल बनाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें इसमें तो आप देखो, इसमें तो एक भी एंगल जो है 120 नहीं बन पाएगा। यस सर। यहां तो कम से कम आप बोल सकते हो कि भाई ये वाला एंगल 120 होगा, बाकी जो है उससे डिफरेंट होंगे, लेकिन इसमें तो एक भी एंगल जो है वो उस तरीके से नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा इनोलाइज कौन होगा, फर्स्ट, यस उसके बाद फिर सेकंड, सेकंड और सबसे कम थर्ड, ठीक है। 1 2 3। एक चीज आप समझ लेना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही सीखी जाती है जैसे डॉक्टर और एडवोकेट्स जो है ना वो केस स्टडी करते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करता है भाई, जो नया नया डॉक्टर बना हो, क्या उसके पास कोई दिखाने के लिए जाता है क्या अपने आप को? नो सर। जिसने अभी जस्ट एमबीबीएस डिग्री ली हो, ठीक है, एकदम
ताजा ताजा मैदान में आया हो, तो क्या आप अपनी जान को जोखिम में डाल करके उसके पास जाओगे दिखाने के लिए? सर क्यों No, क्यों नहीं sir. जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आई बात समझ में? डॉक्टर कैसे वो करता है, मतलब पढ़ाई तो की हुई है, थियोरेटिकल नॉलेज है उसके पास, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब वो जो है धीरे 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 करके, पहले इसीलिए क्या होता है कि कोई भी एमबीबीएस सिंपली करके जो है वो सीधे प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता है। उसको पहले इंटर्नशिप करनी होती है, सीनियर डॉक्टर्स के अंडर में जो है उसको काम करना होता है। वो ये देखता है कि ये सीनियर डॉक्टर जो है कैसे पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहा है। जैसे वो उसके साथ खड़ा हुआ है, आप कभी अच्छे हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहां पे हर सीनियर डॉक्टर के साथ कुछ जूनियर डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है? वो जूनियर्स का काम क्या होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि सीनियर डॉक्टर उस सिचुएशन में कैसे ट्रीट कर रहा है। फिर धीरे 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 करके उसको लगता है कि हाँ इस तरीके का सिम्टम था और ये कॉम्प्लिकेशंस थे और डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी, इस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट किया था। तो वो हर हर केस का जो है वो फाइल बनाता जाता है और उसकी स्टडी करता है, और फिर उस तरीके से वो धीरे धीरे करके खुद को प्रिपेयर करता है। यानी कि उसके पास जितने भी पुराने केसेस हैं, हर पुराने केस का डिटेल उसके पास है, ठीक है? तो उस डिटेल के बेसिस पे वो कोई भी नया केस अगर आता है तो उसको हैंडल करता है। एग्जैक्टली यही काम जो है एडवोकेट भी करता है। कोई पुराना एडवोकेट हो ना जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, तो उसकी फी बहुत ज्यादा होती है। अभी अभी कुछ टाइम पहले आपको पता होगा, 2 साल पहले एक एडवोकेट थे राम जेठमलानी, उनकी डेथ हुई। वो इंडिया के टॉप मोस्ट एडवोकेट माने जाते थे। वो तो झूठे केसेस को भी सही वो मतलब जो है उसमें भी जो है मतलब वो उसको सही प्रूफ कर देते थे, इस तरीके की उनके अंदर क्वालिटी थी। वो हर्षद मेहता अपने से जो है सारी चीजों को जस्टिफाई कर देते थे। और राम जेठमलानी की जब डेथ हुई उस समय उनकी एज 89 ईयर्स थी, और उस टाइम तक भी वो एक्टिव थे और एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। और एक केस की जो उनकी फी होती थी वो करोड़ों में होती थी। तो आप यहां पे ये समझ लो कि जैसे डॉक्टर्स और एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं तो उनका क्या है, वो पुराने केसेस की स्टडी करते हैं कि भाई वो केस था, उसमें इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस थे, ये एविडेंसेस थे, और जज ने इस तरीके का डिसीजन दिया। अब वो उसी केस को सामने रखते हुए आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है वो उस केस से मैच करे, इसलिए हम चाहते हैं कि जो डिसीजन आया वो वैसा ही है। तो इस तरीके से वो आर्ग्यू करते हैं। तो एग्जैक्टली यही काम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करना है बेटा। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना, बेसिकली ये डिफरेंट टाइप के केसेस है। इन केसेस को आपको दिमाग में रखते जाना है और फिर इसी के बेसिस पे आपको आर्ग्यू करना है कोई नई प्रॉब्लम को। कोई नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है आपको इसी के बेसिस पे मिलेगा। समझ में आ रहा है अप्रोच? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप सही अप्रोच को पकड़ लोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर हो जाओगे, और अगर आप अप्रोच नहीं समझ पाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल करके। इसलिए सही तरीके से काम करना सीखो बेटा। ये मैं डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, एक तरीके से आप समझो कि आपके सामने अलग अलग केसेस को सामने रख रहा हूं और उन केसेस को कैसे हैंडल किया जाएगा वो उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूं। तो आपको भी इसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग keto form is more dominating in which of the following keto form is more dominating than enol form? In which of the following keto form is more dominating than enol form? आज मैं आपकी तसल्ली बख्श प्रैक्टिस करा देता हूं टॉटोमेरिज्म की।
और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। In which of the following keto form is more dominating than enol form? ये चार ऑप्शन गिवन। D. All of these. D, all of these। Yes, sir. All of these बोल रहे हो हैं? All of these गलत। देखो, ये जब टॉटमराइज होगा क्या बना ये? Aromatic. एंटी एरोमेटिक। क्या इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा कीटो से? ये जब टॉटमराइज होगा ये बनेगा। क्या यहाँ पे इनॉल कीटो से ज्यादा स्टेबल है? No, sir. है क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है ये। Yes, sir. तो अगर एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है तो नेचुरल सी बात है इनॉल कीटो से ज्यादा स्टेबल होगा। Yes. ये वाला जो है इसमें यहाँ का हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पे है, तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करेगी। एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड है लेकिन इसको एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड इनफैक्ट बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, माइग्रेट करेगा ही नहीं। Yes. आई बात समझे ना? ये माइग्रेट नहीं करेगा, इस वजह से आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। B. अरे एक बार सबका रिस्पांस मिलना चाहिए भाई, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सबकी आवाज एक बार सुनाई पड़ जाए। अरे सहारन साहब कहाँ बैठे हो भाई? यस सर। तुम्हारी आवाज, अच्छा चलो ठीक है। मतलब ऐसे बोल बोल के बुलाना पड़ेगा आपको, हाँ? बोल बोल के। अरमान, यस सर। अच्छा सुधरोगे नहीं? बैठ के ना सोते रहते हो बस। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनस्टेबल इन ऑल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनस्टेबल इन ऑल फॉर्म? जल्दी बोलो। C. बाकी लोगों को क्या लगता है भाई?
ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? यस सर, सी है। क्यों है सी, बताओ। सर एंटी एरोमेटिक बन जाएगा इसका इनोल। एरोमेटिक हो जाएगा, एकदम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए सी है। इसमें एंटी एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक पाई बॉन्ड आएगा इसमें। आई बात समझे? एक पाई बॉन्ड है रिंग में, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इनफैक्ट ये एरोमेटिक है बेटा, ये जो कंपाउंड है ना ये एरोमेटिक है। और इसमें तो ये साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन है तो इसका तो इनॉल ही ज्यादा स्टेबल होता है। और इसमें भी ये एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो फिनॉल बन जाएगा, बेंजीन रिंग होगी, तो ये भी एरोमेटिक इनॉल होगा। तो इसका एंटी एरोमेटिक इनॉल है, इसलिए सी है। बाकी ध्यान देना, बाकी नहीं, ए और डी में तो एरोमेटिक इनॉल है। ए और डी में क्या है? एरोमेटिक इनॉल। और बी में क्या है? साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन। और सी में अगर आप देखोगे तो सी में क्या है सिचुएशन? सी में एंटी एरोमेटिक, सी में एंटी एरोमेटिक इनॉल होगा। हाँ भाई, ये कुछ ये क्या कर रहे हो भाई? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भाई? अपने आप हो गया सर। है? अपने आप से हो रहा है? यस सर। तो क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? सर किया नहीं सर। अरे बेटा, कुछ तो किया होगा। अपने आप से ये जादू थोड़ी होता है। तुम उसको एक बार बन गया उसके बाद तुम उसको डिलीट कर रहे हो, कर रहे हो ना ये? यस सर, अभी कर रहा था सर। सर ये पता नहीं कैसे हो गया अपने। सब अपने आप ही हो जाता है। अल्टीमेट कंट्रोल इधर है बेटा। लिखो, इन 3 मिथाइल, in 3 methyl 2-cyclohexanone, in 3 methyl 2-cyclohexanone, hexenone, in 3 methyl 2-cyclohexenone, which hydrogen, which hydrogen, which hydrogen cannot undergo, cannot undergo, cannot undergo deuterium exchange, cannot undergo deuterium exchange when it reacts with, when it reacts with OD negative, when it reacts with OD negative and D2O। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंपाउंड का है। ये 1 2 3 जो हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की नंबरिंग की जा रही है।
तो इन 3-methyl-2-cyclohexenone which hydrogen cannot undergo deuterium exchange when it reacts with OD negative and D2O. बताओ। So H1 H4 H1 and H4, वेरी गुड, ये सही आंसर है। देखो ये किसी भी तरीके से यहाँ का हाइड्रोजन टॉटमराइज नहीं हो सकता, ना तो ये 1,3 में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ये 1n में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए ये भी टॉटमराइज नहीं होगा। तो ये टॉटमराइज नहीं होगा और ये टॉटमराइज नहीं होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये टॉटमराइज होगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिसिपेट करेगा 1 2 3 4 5 1-5 टॉटमैरिज्म में ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये वाला H2। और अगर S3 को देखें तो ये भी 1-5 टॉटमैरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर हम H5 को देखें तो ये 1-3 टॉटमैरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। आ रहा है समझ में सबको? yes यस सर, यस सर। तो H2 S3 H5 पार्टिसिपेट करेंगे, H1 H4 नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ये 3 कंपाउंड गिवन है। तो ये 3 कंपाउंड है बेटा। क्वेश्चन है अमंग द गिवन कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट बताओ। सर 2 में सबसे ज्यादा, 1 में उससे कम, 3 में सबसे कम। 2 में सबसे ज्यादा क्यों? सर कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस वाला, मतलब इनॉल फॉर्म कॉन्जुगेटेड होएगा तो रेजोनेंस। जब 2 टॉटमराइज होगा जहाँ पे 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए वहां पे 5 मेंबर रिंग बनाता है, जहाँ पे 5 चाहिए वहां पे ये 6 बनाता है। अपने हिसाब से ये हमारी बहुत मदद कर रहा है।
लेकिन कुछ ज्यादा ही कर रहा है ये मतलब। ये इनॉल है 2 का। इसमें सिर्फ रिंग वाला पार्ट देखो, कुछ दिख रहा है आपको? सिर्फ रिंग को देखो। इस कंपाउंड को आपने पहले कभी देखा है? हम्म? यस। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? नाम बता सकते हो कंपाउंड का? यस सर। क्या है ये, बताओ नाम। फ्यूरेन। फ्यूरॉन। रेन। फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन इज हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? हेट्रो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये इनॉल क्या हो गया बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक इनॉल हो गया। तो सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन सेकंड का होगा। फर्स्ट और थर्ड को कैसे कंपेयर किया? तो थर्ड में इनसे एसिड डेरिवेटिव। हाँ, थर्ड में एस्टर है, यानी कि एसिड डेरिवेटिव, और फर्स्ट कीटोन। तो कीटोन का इनोलाइजेशन एसिड डेरिवेटिव से ज्यादा होता है, इसलिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन क्या होगा? सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। हुआ क्लियर सबको? यस। यस सर। चलो भाई, ऐसे ही क्लियर हो जाना चाहिए। चलो इसको थर्ड मान लो। तो बताओ बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट।
फिर 1 का सबसे ज्यादा 2.7 3.7 1 का सबसे ज्यादा 2 का उससे कम 3 का उससे कम। ऐसा 1 का इनॉल बना देते हैं। कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना चाहते हो, इधर बनाना चाहते हो या इधर बनाना चाहते हो? चलो दोनों बना के देख लेते हैं, ठीक है। एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। 2 में अगर आप देखो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये 2 के दो इनॉल है। और अगर हम 3 को कंसिडर करें, 3 में तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है 3 में। तो अब आप ये बताओ सबसे कम इनॉल कंटेंट किसका होना चाहिए? सबसे कम इनॉल कंटेंट किसका होना चाहिए बेटा? हैं? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। और एंटी एरोमेटिसिटी नहीं दिख रही है कहीं पे? यस कहाँ दिख रही है? थर्ड। थर्ड में दिख रही है। तो सबसे कम इनोलाइजेशन किसका होगा? थर्ड। थर्ड का होगा। अभी तो आप लोग जो है न तो अच्छे डॉक्टर बनते हुए दिख रहे हैं ना अच्छे एडवोकेट बनते हुए दिख रहे हैं। थर्ड का सबसे कम हो गया, ठीक। अब फर्स्ट और सेकंड में बताओ। अगर आप यहां देखोगे ये वाले को, इसके रेस्पेक्ट में ये सैचुरेटेड अल्फा है और ये सैचुरेटेड अल्फा है। एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो इसके दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर? यस इसके दो हो गए, लिख दिया यहाँ पे। इसका कितना हो गया भाई? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये अल्फा है। कितने हो गए? 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये अल्फा है, कितने हो गए? 3। यस और अगर हम इसको देखें तो ये अल्फा है और ये अल्फा है, कितने हो गए? 4। यस अब बता सकते हो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किसका होना चाहिए? सेकंड। सेकंड का सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेकंड में ये वाला जो इनॉल हो गया इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा हो गए ना। तो सेकंड, सेकंड के बाद फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। आया समझ में? यस यस सर। सर देखिए अभी आप लोगों का रिस्पांस जो है ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है बेटा। कम से कम मैं आज की क्लास में ही जो है 20 प्रॉब्लम्स के करीब करा चुका हूं। कराया होगा कि नहीं? यस यस सर। अच्छा,
पहले भी कराया था। चलो एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा अलग टाइप का। ये कंपाउंड है D2O और OD नेगेटिव के साथ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं तो B बनता है। बोले आफ्टर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ A, after prolonged treatment of A by D2O and OD negative, after prolonged treatment of A by D2O and OD negative, after prolonged treatment of A by D2O and OD negative, the difference in molecular weight, the difference in molecular weight of compounds A and B is, the difference in molecular weight of compound A and B is, बोलो बेटा। अरे इसका आंसर तो दे देना चाहिए आपको। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना तो फिर तो डूब मरने वाली बात है, समझ लेना। टू इज करेक्ट आंसर। तुम जरूर IITian बनोगे बेटा, पक्का। अरे ये दो हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे बाय ड्यूटेरियम। ठीक है, यहाँ वाले हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे बाय ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन हटेगा और दो ड्यूटेरियम आएगा, तो दो हाइड्रोजन कम हो गया और दो, मतलब दो ड्यूटेरियम आने का मतलब कि 4 यूनिट मास बढ़ गया, और दो हाइड्रोजन कम हो गया तो 2 यूनिट मास कम हो गया, तो नेट चेंज कितना हुआ? 2 यूनिट। आया समझ में? Yes, sir. वो आंसर 2 है। अभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? बहुत डिफिकल्ट था ना? नो सर। नो सर। ट्रिकी था, कॉन्सेप्चुअल था। चलो अच्छी बात है भाई, बहुत प्रैक्टिस करा दी। तो अब आप अपनी तैयारी करो, ठीक है? पूरा अच्छे से नोट्स रिवाइज करो, इन क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने आप से ट्राई करना, उसके बाद फिर आंसर देखना, और बाकी जो पार्ट है ज्योमेट्रिकल वाला उसकी भी प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो। ठीक है बेटा, क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। ओके बेटा। Bye.